आज के जो स्थिति बा, हम इतना 10 साल बड़ा बड़ा नेता और पार्टी के साथ काम कैली, जे नेता हो गई अब वो सब आकाशे में उड़ता, धरती पर तो खाली जनते रह गई बिया। जे नेता बनल के अब उड़े चालू कर दिया। धरती पर क्या होता ओकर जानकारी खातिर कोई समीक्षा बैठक करता, कोई अधिकारी के बुलावता, कोई जांच आयोग करावता। तो जौन अधिकारी लूट रहल बा वो समीक्षा बैठक में जाके का कही कि हम लूट ले बानी। आखिर राजा के पता कैसे लिखे चलल? हमने के पुराना किस्सा कहानी सुनले रही जाना, जौन पुराना जमाना में प्रतापी राजा होत रहा, ओकरा खातिर लिखल गई रहे कि राजा रात में भेष बदल के निकलत रहा कि देखे खातिर, जाने खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। अब आज के तारीख में जो राजा बा रात में निकलल तो छोड़ दी, जब दिनों में निकलता तो आत्मा न पुलिस लेके घूमता कि पहले प्रजा के मार के लाठी से किनारे करो, कहीं भेंट मत हो जाओ, कहीं कोई नजदीक आ मत जाओ, सुरक्षा के नाम पर। अब बताई हम पैदल चल रहा बनी, हमरा के मारता? कोई नहीं के मारो। गाँवे गाँवे जाता नहीं, 10 बजे 11 बजे रात तक हमने के पैदल चलते थे, कोई मारता? कोई नहीं के मारता। काहे मारी भाई? लेकिन कोनो नेता, कोनो विधायक, मंत्री जे बा वो आवत तो बड़का गाड़ी और ओकरा संगे 4 गो आदमी गन लेके अगल बगल बाहर के भाई कोई छुआ मत जाओ। जेकरा वोट से आदमी राजा बनता, संविधान में रवा ये अधिकार बा, जेकरे के रवा बटन दबा दे उहे राजा बन जाये। आज तू बन गई राजा, तू और लड़का चलता हेलीकॉप्टर पे और राउर लड़का जमीन पर चलता, ओकरा पैर में एगो हवाइयो चप्पल। ये जो बिहार की धरती है इसका गौरव करना सीखिए। जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के पूर्वज पैदा हुए, ये अनपढ़ों की, बेवकूफों की जमीन नहीं है। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी शब्द गाली बन गया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। एक बार यहां का समाज जग जाए, आप खड़े होइए तो भारत की राजनीति का निडिल घुमाकर दिखाते हैं, बिना बिहार के कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बिना बिहार के ना बिहार में सरकार बनी, ना दिल्ली में सरकार बनी। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है, ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये अभियान है आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का। आप हनुमान जी की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ में ताकत कितना है। एक बार बिहार के लड़के खड़े हो गए तो बिना आपके भारत की राजनीति चल नहीं सकती है, इतनी ताकत आप में है। आदमी कहता भैया ये सब बुझा गई, बिहार में हमने के विकल्प ना रहे, विकल्प रवा बना ली, दल बना ली तो रवा पीछे हमने के सब चल जाए, जना के सबके सबक सिखा दिया जाए। हम रवा के बता रहल बनी हमरा विकल्प बनावे से ना, हमरा पर रवा भरोसा करके बिल्कुल आदमी कहता कि भैया रवा आगे चली, सब लोग पीछे चली। हमरा पर भरोसा करे से ना हुई, हमारे पीछे चलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में जनता नहीं जगेगी, आप अपना अधिकार नहीं समझिएगा, तब तक आपको कोई नहीं सुधार सकता है। जो आदमी मंच पर खड़ा होता है, जे मंच पर खड़ा होला, ये न कहेला कि हमारा पर भरोसा कर, हमरा के वोट दे दो, हम आई तो सब ठीक कर दे। सबे कहेला नहीं बात, हम रवा के कहे आइल बानी कि हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो कुछ ना सुधरी, कुछ ना सुधरी। काहे से कि एक आदमी कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। 13 करोड़ आदमी बारन, कैसे कोई एक आदमी सुधार दी? सुधरी तब जब रउआ सुधरे के संकल्प ले कि ना रे भाई, अगला बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट पड़ेगा अपने बच्चा सबके चेहरा को देखकर। वोट उसको पड़ना चाहिए जो हम लोग के बच्चा के लिए यहाँ स्कूल बनवाए, यहाँ सड़क बनवाए, रोजी रोजगार की व्यवस्था करो, फसल के दाम दिलवाओ, ओकरा के ना वोट पड़े के चाहिए। तो हमने के वोट दे देता नहीं, कोई के चेहरा देख के, कोई के फोटो देख के। यही से पदयात्रा के दौरान जो चीजें अनुभव हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो
निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गांव से गुजर रहा हूं तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। ये तो हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज़ को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। तीसरी बात जो यूनिक मुझे या नई समझ में आ रही है गाँव में जाने के बाद, ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, क्योंकि बिहार में 2 चीज़ों को लेकर लोग हमेशा पिछले कुछ सालों में एक ऐसा इंप्रेशन बना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है और बिजली आ गई है। इन 2 विषयों पर जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो अनुभव कर पाए कि ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला है जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दी, मोटरेबल रोड्स तो गाँव में है ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हर जगह पहुँच गई है, उसमें जरूर सच्चाई है, नीचे बिजली तो हर जगह दिख रही है, लेकिन उसके साथ जो लोग बहुत बड़ी समस्या एक बता रहे हैं वो है बिजली बिल की। इन्फ्लेटेड बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में बनकर उभरने वाली है, क्योंकि गांव में मैं जहां पर भी गया, लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000, 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000, 8,000 का बिल आ रहा है। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहां एक गांव में 40-40, 50-50 घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बिजली और सड़क को लेकर 2 बातें मैं साझा करना चाहता था। एक और बात जो बिल्कुल ही कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास, अभी तक जितने भी गाँव से मैं निकला हूँ, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछने पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं। ज़्यादातर केसेस में 2,000 से 6,000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग भी उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको वो पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पेपर पर ही पैसा ट्रांसफर हुआ। कुछ करीब 20 से 50% पैसा अधिकारियों के पास रह गया और बाकी पैसा जिन्होंने अपने नाम पर टॉयलेट के लिए पैसा लिया उनके पास वो पहुंचा, लेकिन वो किसी के पास टॉयलेट ज्यादातर लोगों ने बनाया नहीं। इसलिए खुले के शौच की अगर उसकी आज जांच हो जाए तो 90% गाँव में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, देखते होंगे, 90% ODF, सो कॉल्ड ODF गाँव बिल्कुल ही वहां पर खुले में शौच हो रहा है। नल जल की स्कीम से तो आप लोग वाकिफ हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है।
बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। अस्पताल की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि जिस तरह के इलाके में मैं घूम रहा हूँ, इन इलाकों में ज्यादातर जगह अस्पताल नहीं है। लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग ये बताते हैं कि कहाँ वो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इसके अलावा जो किसानों की समस्या है वो हर जगह लोगों ने बताई। यूरिया 277 का 700-800 जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए एरिया है वहां पर करीब 1100-1200 लोगों ने भी यूरिया का दिया है, ये बात लोगों ने बताई। डीएपी का जो दाम है 500 से बढ़कर 1500-1600 हो जाना, वो बात लोगों ने बताई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सरकारी मूल्य है धान का और गन्ने का, दोनों ही उसका 25 से 30% डिस्काउंट पर ही आदमी किसान को बेचना पड़ रहा है। जैसे धान का मूल्य 1900 से ज्यादा है, लेकिन मार्केट में जो लोग धान बेच रहे हैं वो 1250, 1300, 1350, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े फार्मर हैं, कितना आप निगोशिएट कर सकते हैं। और लोगों ने बताया कि ज्यादातर केस में ये होता है कि आप अपना धान बेच देते हैं, जब सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदारी थोड़ी बहुत करना शुरू भी करती है तब तक वो इतना लेट हो गया होता है कि सामान्य किसान के हाथ से धान निकल गया होता है, और बड़े लोगों ने, बिचौलियों ने या फिर जो भी व्यापार करने वाले हैं, आड़तिये हैं, वो खरीद के रखते हैं और वही पैक्स को बेच पाते हैं। तो ये बात एक जनरल। गन्ना को लेकर एक जनरल शिकायत लोगों की है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ज्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे लोगों से, छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन पे लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। 2-3 बातें जो जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये लोगों ने बताया कि हालांकि पूरे बिहार में ऐसा लगता है कि चंपारण में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन वो डेफिनेशन का मामला है, वो परिभाषा की वजह से है। क्योंकि सरकारी परिभाषा के अनुसार अगर 3 दिन तक 72 घंटे तक पानी कहीं रुका रहे तभी उसको बाढ़ माना जाएगा। चंपारण में मुझे लोगों ने अभी तक करीब 60-62 छोटी बड़ी नदियों का नाम लिखवाया है लोगों ने, जिनमें बरसाती पानी आने की वजह से, नेपाल से पानी आने की वजह से 1 से 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव प्रभावित होते हैं और वो पूरा जो बाढ़ है या फ्लैश फ्लड उसको आप कह सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर आता है और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। एक तो ये समस्या लोगों ने बताई। दूसरा, ये जो पत्थर बालू का यहाँ मामला है पूरे पश्चिम चंपारण में, ये वन राज्य अधिनियम को लागू नहीं करने की वजह से या उसको आंशिक तौर से लागू करने की वजह से कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। अपने बालू, मिट्टी और पत्थर, ये तीनों ही सामान्य लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो लोगों को उससे एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगा। दूसरा, बालू वगैरह इतना महंगा हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है कि इंदिरा आवास योजना में जैसे लोगों ने बताया कि 1,40,000 तो इंदिरा आवास योजना में पैसा मिलता है, उसमें 25 से 30,000 रुपया कमीशन पीसी लग जाता है। लेकिन जो 1 लाख रुपया मिलता भी है, 1,05,000 रुपया मिल भी रहा है, उसमें भी अगर सिर्फ बालू की ही कीमत आप जोड़ ले तो 60,000 के आसपास का बालू हो जाता है। इसलिए ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर रोजगार आवास योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, ज्यादातर लोगों को तो मिला ही नहीं है। जिनको मिला भी है उन्होंने घर नहीं बनाया है, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते हैं। 1,40,000 में 30,000 घूस दे दिया और 1,05,000, 1,10,000 जो बचा उसमें बालू अकेले की कीमत 60,000 हो गई है। तो लोग वो पैसा लेकर अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं। आवास बनाने वाले लोग मुझे बहुत कम मिले। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये बालू की जो है, और जंगल और लोगों के बीच एक सामंजस्य बैठे और उनको साथ में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, सिखाया समझाया जाए, उस चीज पर कोई काम नहीं हुआ है। और उसको ऐसा लग रहा है कि पुलिसिया फोर्स से
उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान है और जंगल की जो रिसोर्स है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है। इससे बड़ी समस्या है बिहार में किसानों के फसलों के दाम का न मिल पाना, जो समर्थन मूल्य है। जैसे अभी धान की कटाई चल रही है, जब हम लोग चल रहे हैं अभी पिछले 1.5-2 महीने से, तो धान के कटाई का सीजन है, गन्ना भी कट रहा है। दोनों फसलों के संबंध में जो हम लोगों ने देखा, धान जो एवरेज औसतन जो जिस रेट पे लोग बेच रहे हैं वो 1200 से 1500 का रेट है। मैं दोनों जिले मिलाकर बोल रहा हूँ। पश्चिम चंपारण में लोगों ने ज्यादातर 1200-1300 बताया, पूर्वी चंपारण में ज्यादातर लोग 1500 के आसपास रेट बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही अगर आप 1200 से 1500 का रेंज ले ले तो भी ये सरकार के द्वारा घोषित जो धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया, 2040 रुपया, उससे बहुत नीचे है। और इसके बाद यही हाल करीब करीब गन्ना में भी है। गन्ना में जो 3 प्रमुख वेराइटी जिसकी खेती लोग यहाँ कर रहे हैं, जो मिलों की प्रेफर्ड वेराइटी है, जिसको मिल वाले नंबर 1 क्वालिटी मानते हैं, उसको लेकर किसानों की शिकायत है कि वो सूखता जल्दी है और उसमें रोग ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट कम है। उसका भी समर्थन मूल्य यूपी के मुकाबले कम है। और जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है उसको मिल वाले लेट ले रहे हैं, कम दाम पे ले रहे हैं। और वजन की हेरा फेरी तो हर वैरायटी के गन्ने में करीब करीब 5 क्विंटल हर ट्रेलर पे लोगों का अनुमान है कि वजन में मिल वाले या जो भी बिचौलिए हैं उनके भेंट चढ़ जाता है। तो कृषि मूल्य की लागत 2 गुना 3 गुना होना और जो किसान उपजा रहे हैं उस फसल का दाम न मिल पाना किसानों की बेहाली का मुख्य कारण है। गोली बात बोला रहा जी। हाँ 6-7 महीने पहले ही 6 महीना पहले 6 महीने पहले बना, अभी तो टूट गया है। टूट गया। हाँ, देखिए ना आपके पास है, अभी 6 महीना दिन बना हुआ है। पहले पीसीसी ढलाइया हुआ था, उसके बाद ये टूट गया है। देखिए 6 महीना में टूट गया। साल भी नहीं चला। हम ठेकेदार से बोले जैसे काम क्यों करते हैं, तो वो बोलता है कि वार्ड सदस्य घूस मांग रहा है, तो हम भाग गए हैं। अभी बरामदा पर दरी बिछाकर बैठे हुए बच्चे, इस बरामदा पर भी बच्चे हैं। अब भवन की कमी से बैठाना पड़ता है, सर्दी में तो ग्राउंड में बैठाते हैं। विद्यालय में प्रतिदिन मात्र 2 ही शिक्षक आते हैं, बच्चों की संख्या भी नगण्य के बराबर है। हॉस्पिटल है क्या? हाँ। हम लोग डॉक्टर का इंतजार करते करते उसमें जितना गजेड़ी भंगेड़ी है लपेड़ा है, अब मान लीजिए जो उसमें कोई आदमी नहीं रहता है तो सादा के लिए खाली रहेगा। अभी के पीरियड में तो उसमें 10 लड़का अभी भी पी रहा होगा गांजा, स्मैक, जो भी जितना नशा होता है सब उसमें होता है, दारू वगैरह सब भी उसमें शाम में पिया जाता है और कुछ नहीं। कोनो सरकारी सुविधा खोजल जाता तो हमनी के नहीं मिलत, सब नहीं खत्म हो जाता। हॉस्पिटल में जाल जाता, मरीजी लेके तका तो बेतिया जा, पटना जा और गोरखपुर जा मेडिकल में, यहाँ कोनो सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब आते हैं 12-1 बजे, खाओ कर यहाँ से चले जाते हैं, दूसरा कौन काम करते हैं। इस हॉस्पिटल में पहले डिलीवरी होता था, लेकिन आज के डेट में नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर, कोई यहाँ लेडीज डॉक्टर चाहे जेंट्स डॉक्टर कोई नहीं आता है, कोई दवा नहीं मिलता है। किसी को उससे सुविधा नहीं है। बिल्डिंग भर बन गया है, लेकिन उस बिल्डिंग अस्पताल से गांव का कोई सुविधा नहीं मिलता है। 2007 में बना, तब से आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया। चीनी मिल पूरा खोखला हो गया, इसमें का जितना भी सामान था सब खत्म हो गया। कितना वर्कर लोग तो मर चुके, एक ही नहीं है, कितना वर्कर यहाँ का मर चुका है, कितना। केवल भूख है, प्यास है, कुछ मिलता नहीं है, सरकार कुछ देती नहीं है खाने के लिए। मेरे पिताजी इसमें नौकरी करते थे, ये संस्था बैठ जाने से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम में है। उसके अलावा ये चनपटिया भी बैक में चला गया। देखिए धान का भाव है ये नहीं है, खादर का भाव है दुनिया भर का, दवाई का रेट दुनिया भर का है। किसान करेगा क्या? किसान तो यही धान न बेच कर कुछ ही भी करेगा। यूरिया कभी वो सरकारी रेट में मिलता ही नहीं, कभी 200 से 300, 350, 400, 450, 520 में भी हम लोग खरीद कर अपना खेती किए। आता है मगर इधर रहता रुकता नहीं है, नेपाल भी चला जाता है और ब्लैक बेच देता है लोग, डीलर लोग। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बदहाली,
अशिक्षा भूखमरी देश में सबसे ज्यादा हम लोग के राज्य बिहार में है। हम भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यही सरकारी स्कूल से पढ़कर हम भी निकले हैं, इसी मिट्टी के बेटे हैं। तो इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आए हैं। अगर हमको भगवान ने कुछ क्षमता दी है और हम नहीं प्रयास करेंगे तो किसका हिम्मत पड़ेगा, कौन प्रयास करेगा? इसलिए वापस आए। लाग जाएगी 3 महीना से कैबिनेट में बाढ़ हम सोचता नहीं कि कलम टूट गई कि कल स्याही सुखा गई, लड़कन के नौकरी लग गई भैया। तो नीतीश कुमार चलो तेजस्वी यादव तो कुछ कह सकेलन, तेजस्वी यादव के वैल्यू नहीं थे। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कहा कि हम अब की हाली साल भर में 10 लाख लड़कन के सरकारी नौकरी दे दें। तो हम सोचता नहीं ये भाई कि 15 साल से मुख्यमंत्री बाड़न, तो अगर 10 लाख लड़कन के सरकारी नौकरी दियल जा सकेला तो कौना बात खातिर रुकल रहा भाई, पहले ही बोले तो। हम अभी 48 दिन से रहुआ बगल के जिला में बानी, तो रामनगर में गईली तो एगो हजाम भेटाई। आदमी कहल के भैया बड़ा होशियार आदमी बा, पूछी ना एकरा से। तो पूछनी ओकरा से कि बताओ कि लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क बा? तो कहलत कि भैया हम तो हजामे हैं, अपने भाषा में रवा के बताई। लालू जी के राज में और नीतीश के राज में कोनो फर्क नहीं थे, दोनों में जनता के हजामत पूरा पूरा बनता। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहसन और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बड़ा सन। लालू जी के राज में अनहार भइला के बाद अपराधी गन लगाकर लूटता था, और नीतीश कुमार का जंगल राज में अधिकारी जो है कलम लगा के दीने में लूट रहा है सबको। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डेरात ना रहन, जौन बुझाई तुम कल उठा के ले गई, वह हाल नीतीश के राज में अधिकारियन के बाद जौन बुझाई जरा से जाके कंप्लेन करे के बाद कर दो, पैसा तो लेबे करो बानो, बिना पैसा दिले कोनो काम होता भाई? तो ये नया जंगल राज है, अधिकारियों का जंगल राज। तो हमनी के बिहार के अगर बचावे के बाद तो अपराध वाला जंगल राज जिसको आपने उखाड़ कर फेंक दिया उसको वापस नहीं पनपने देना है। अधिकारी वाला जंगल राज जो नीतीश कुमार ने बनाया है इसको उखाड़ के मट्ठा डाल देना है। अब मोदिया बिन से भी अब की हाली प्रणाम को लिहल जाओ कि ना रे भाई अब की हाली ना, बहुत हो गई। जो काम 10 साल तक किए, जिस काम को करके इतना नाम कमाया, और मीडिया वाला बताएगा आपको कि सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है उस काम को करने के लिए। बड़े बड़े नेता और दल जिसको चुनाव लड़ना होता है वो आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए, और बदले में सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। तो उस काम को काहे छोड़ दिए? इतना नाम इतना पैसा उसी काम को करके मिला था, क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल वो काम करके अनुभव हुआ, बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत साथ में रह के करीब से देखा कि आपकी मदद से आप किसी को चुनाव जिता हरा सकते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मतलब व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। इसीलिए सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, क्षमता दिया है, तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़कर यहाँ वापस बिहार आए हैं।